Hello and namaste everyone. This is Ashu from Gopalganj district of Bihar. And as I said earlier that I would be discussing every topic which are being asked in BPSC examination. And in that effort under the heading of basics about बिहार मैं आपको बता रहा हूँ बिहार से निकले कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल में न सिर्फ अपने व्यक्तिगत ऊंचाइयों को छुआ बल्कि ऑन लार्जर स्केल देश और दुनिया में अपना गहरा प्रभाव डाला। उसी क्रम में लेक्चर नंबर 4 में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं बुद्ध और महावीर जैन के बारे में। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। In case you want to get all these rich, high quality and well-researched notes that I have made for you, you can simply refer to this Telegram channel. All you have to do is to scan the QR code that is showing on your screen. उसके बाद ऑटोमेटिकली आप एक सही टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रखा हूँ। और ये तो मुझे आपसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि फ्यूचर में भी मुझे आपसे कोई नोट्स या आर्टिकल या कोई लिंक कुछ भी शेयर करना होगा तो इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूंगा। ये एक बहुत आसान और कन्वीनियंट तरीका है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पे यदि आपको मेरे से संपर्क करनी है तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके या इस पर्टिकुलर मेल पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। Trust me, I will always be available for you and to do whatever I can do for you. So without wasting any more time, let's start with the blessing of God first. बुद्ध और जैन के बाद सबसे पहले देखते हैं अजात शत्रु को। अपने पिता बिंबिसार का हत्या करने वाला पितृहंता अजात शत्रु वैसे कोई महान व्यक्ति तो नहीं था जो समाज में कोई आदर्श स्थापित किया हो, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ इसलिए रहे हैं कि वो एक मजबूत शासक जरूर था जिसने मगध एम्पायर के सीमा को एक छोटे से मगध एरिया से बढ़ाकर काफी विशाल किया था। और कैसे किया था देखते हैं। अजात शत्रु के शासन का ड्यूरेशन था फ्रॉम 492 टू 462 बीसी। अन्य जगहों पर 1-2 साल का वेरिएशन हो सकता है बट दैट इज टोटली फाइन एंड एक्सेप्टेबल। उसके पिता का नाम था बिंबिसार जिन्होंने हर्यक डायनेस्टी का स्थापना किया था। देखो, जब आप मगध एम्पायर की स्टडी करते हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मगध क्षेत्र वही था, शासन का केंद्र भी वही था, बस समय के साथ अलग अलग राज परिवार या डायनेस्टी आते गए और मगध क्षेत्र से ही शासन करते रहे। एक डायनेस्टी या राज परिवार या राजवंश कुछ वर्षों तक शासक करता तो उसी राज परिवार के अंतिम राजा का कोई दूसरा व्यक्ति आता, वो उसकी हत्या कर देता और खुद के नाम से एक दूसरा डायनेस्टी स्थापित कर लेता था। इस प्रकार से चलता गया। फॉर एग्जाम्पल, हर एक डायनेस्टी अच्छा खासा चल रहा था, कोई शिशुनाग नाम का व्यक्ति आता है और हर एक डायनेस्टी को खत्म कर देता है और शिशुनाग नाम का डायनेस्टी स्टार्ट करता है। फिर उसको रिप्लेस करता है नंदा एम्पायर। नंदा एम्पायर के लास्ट राजा धनानंद को समाप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद शुंगा एम्पायर आता है। इस तरह से एक के बाद कई सारे एम्पायर और राज परिवार आते जाएंगे, पर मगध एम्पायर सबको कंबाइंडली कहते हैं क्योंकि शासन का मोर और लेस जो केंद्र था वो मगध था या पटना था। पर अभी तो मैं आपसे बात कर रहा था बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार ने दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था जो अजात शत्रु का बड़ा भाई था। लेकिन अति महत्वाकांक्षी अजात शत्रु ने अपने भाई दर्शक को तो मारा ही, पिता को भी जेल में डाल दिया। और उसके ऐसा करने से दोनों ही बड़े लोग यानी भाई और पिता दोनों रास्ते से हट गए। अब अजात शत्रु पूरी तरह से आजाद था अपना एक्सपेंशन करने के लिए और जगह जगह युद्ध करने के लिए। और अपने राज्य के एक्सपेंशन करने के भूख में ना उसने कोई रिश्ता देखा ना कोई नजदीकी देखी, बस वो विस्तारवादी नीति चलाते रहा और जितने थे आसपास सबको आक्रमण करके उनको जीता। एक्चुअली बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। पहला तो शादी पंजाब में किया था मद्र में, दूसरा था कोसल बनारसी के एरिया में और तीसरी शादी किया था लिच्छवी के एरिया में जो इस समय वैशाली में पड़ता है। और शादियां कर कर के बिंबिसार ने आसपास के क्षेत्रों से अच्छा रिश्ता कायम किया था क्योंकि वैशाली और बनारसी तो बिल्कुल उसके राज्य से मिलता हुआ सीमा था और दोनों से बिंबिसार के रिलेशन अच्छे थे। लेकिन पिता को जेल में डालने के बाद अजात शत्रु सबसे पहले कोसल राज्य के राजा प्रसेनजीत से युद्ध करता है और उनको युद्ध में पराजित करने के बाद उनकी बेटी वाजिरा को भी साथ मिलाता है शादी करके। इस सब के बाद उसने नजर डाला अपने दूसरे मामा के यहाँ यानी बिंबिसार के दूसरे ससुराल वैशाली में। वैशाली उस समय एक मजबूत राज्य था और उसको जीतना आसान नहीं था। वैशाली को जीतने के लिए अजात शत्रु ने बल के साथ छल का भी प्रयोग किया था और सबसे पहले वाजी कॉन्फेडरेसी में फूट डालने का काम किया। यह फूट वो डाला अपने चालाक या यूं बोले तो कुटिल मंत्री वत्साकरा के हेल्प से। वजी कॉन्फेडरेसी एक डेमोक्रेटिक यूनियन था 8 अलग अलग स्टेट्स का।
वॉजी कॉन्फ़ेडरेसी का सिस्टम कुछ ऐसा था, वहाँ के राजा अलग-अलग इंडिविजुअली अपने स्टेट का राज्य करते थे और अपने अफेयर्स को देखते थे। लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है यूनाइटेडली किसी काम को करने के लिए, तो वो सारे मिलकर उस काम को परफ़ॉर्म करते थे, चाहे वो एक-दूसरे का प्रोटेक्शन करना ही क्यों ना हो। ये आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो आज के यूनाइटेड स्टेट्स से। यूएस में 50 अलग-अलग स्टेट्स हैं और उन 50ओं स्टेट्स को अल्टीमेट फ्रीडम मिला हुआ है। वो सारे स्टेट्स अपना अलग-अलग स्टेट अफेयर्स देखते हैं। लेकिन कंबाइंडली वो मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम के देश का निर्माण करते हैं। कुछ यही कहानी थी वॉजी कॉन्फ़ेडरेसी का और उस वॉजी कॉन्फ़ेडरेसी के अंदर भी वैशाली नाम का जो कॉन्फ़ेडरेसी था वो बहुत स्ट्रांग था। जो अजातशत्रु की आंखों में खटकता था, उसका ममहर भी था, उसी को वो जीतना चाहता था। वॉजी में फूट पड़ जाने के बाद वैशाली को कुछ खास सहायता नहीं मिलती है दूसरे स्टेट से और अंततः अजातशत्रु ने एक कमजोर पड़े वैशाली को जीत लिया। वैशाली पर अटैक करने के लिए उसने गंगा, गंडक और सोन नदियों के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण किया। इसको आप कंपेयर कर सकते हो आजकल के कुछ शहरों में आर्मी का कैंट एरिया होता है। कुछ वैसे ही उसने इन 3 नदियों के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण किया। पाटली ग्राम नाम के जगह पे जो बाद में चल के पाटलिपुत्र बना था। इस प्रकार पाटलिपुत्र का आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन तो अजातशत्रु ने ही डाला था। लेकिन सवाल पूछा जाता है कि पटना शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होता है उदयीन, जो अजातशत्रु का बेटा था। क्योंकि उदयीन ने ही पटना को प्रॉपरली अपना राजधानी बनाया था और पटना का डेवलपमेंट किया था। तो इस तरह से टेक्निकली अगर देखा जाए तो पटना का स्थापना उदयीन ने किया था, न कि अजातशत्रु ने। अजातशत्रु युद्ध करने के लिए 2 स्पेशल हथियार बनवाया था, जो उस समय काफी लीथल हथियार थे। एक था रथ मसूल, जो आप देख सकते हो। इसमें रथ के अगले हिस्से में ये ब्लेड्स लगी होती थी जो पहिया के साथ कनेक्टेड थी और जब रथ चलता था तो ये ब्लेड्स भी रोटेट करती थी और उस रथ मसूल को लेकर सारथी जो दुश्मन का एरिया था या जिधर प्रतिद्वंदी के सैनिक खड़े रहते थे उधर ही लेके चला जाता था और उस पूरे दुश्मन सैनिकों के बीच ये रथ मसूल जाके भगदड़ मचा देता था। दूसरा हथियार था शील कंटक। आप लोग कभी बचपन में गुलेल चलाए होंगे। ये शील कंटक भी लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें अगले हिस्से पर शील या पत्थर भर दिया जाता था। इसके अलावा इन सब केसेस आग का गोला या जलती हुई लकड़ी भी भरकर दुश्मनों के तरफ फेंक देते थे। अब आप इमेजिन करो कि लाइन में लगे सैकड़ों शील कंटक हथियार हो और वो हजारों पत्थर एक साथ बरसा रहे हो दुश्मन की सेना पे, तो उनकी क्या हालत होती होगी। और इन्हीं हथियारों के दम पर अजातशत्रु लाइफ टाइम जीतते रहा। इनफैक्ट ये जो शील कंटक हथियार है इसका अनएथिकल यूज भी कर सकते थे वो लोग। रात में जिधर अपने दुश्मनों की सैनिक जहाँ पे उनकी सो रही होती है या आराम कर रही होती थी, उसमें आग के गोले भर के उनके कैंप पे वो लोग गोले बरसा देते थे आग वाले और उधर पूरी आग लगा देते थे। तो इस प्रकार से अजातशत्रु सबसे पहले अपने भाई को मारता है, पिता को मारता है और पिता के 2 ससुराल है, उन दोनों ससुरालों पे हमला करके उन्हें जीत लेता है। और इतना मार काट करने के बाद उसे जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म याद आता है, खासकर बुद्धा से मिलकर। भरहुत स्कल्पचर में यह बात क्लियरली मेंशन्ड है कि अजातशत्रु ने बुद्धा के सामने माना था कि ही किल्ड हिज फादर। खैर, अजातशत्रु से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखो और वो ये कि उसी के शासन काल में बुद्ध अपना शरीर त्याग कर देते हैं। अजातशत्रु ने बुद्ध के शरीर त्याग करने के बाद पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था राजगीर के सप्तपर्णी केव में। और जो मैं आपको पहले दिन बिहार का नाम कैसे पढ़ा था, पहला वाला लेक्चर जो बताया था, उसमें यही वाला पिक्चर मैंने इंक्लूड किया था, राजगीर का सप्तपर्णी केव, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। एंड अगेन आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाओ और उन सारे लेक्चर्स को भी देखो। आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा वहां पे, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ ही अजातशत्रु के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां अब समाप्त होती हैं। हालांकि ये संपूर्ण नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट नॉलेज जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप बीपीएससी की तैयारी कराने वाले किसी भी बुक को पलट के देखोगे और उसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप खोलते हो, जैसे बिहार की विभूतियां या बिहार से निकले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, इस तरह से नाम के मिलते जुलते अगर आप कोई चैप्टर खोलोगे, तो आई एम श्योर वहां पे आप देखोगे कि वहां पे जो चीजें लिखी गई है उनसे काफी ज्यादा और अधिक मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताया है, वो भी आराम आराम से, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यदि इससे ज्यादा जानना है तो मैं आपसे हिस्ट्री लेक्चर में डिस्कस करूंगा ही। वहां पे इन डेप्थ एंड इन डिटेल सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। अब देखते हैं धनानंद के बारे में। अजातशत्रु की तरह धनानंद भी कोई आदर्शवादी राजा नहीं था जिसने समाज में अपना कोई विशेष आदर्श स्थापित किया हो। लेकिन धनानंद के जीवन में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती हैं जिसके वजह से हमें धनानंद को पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। पहला ये कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब पाले पड़ा था, उसका यह सपना टूटता है धनानंद के राज्य के सीमा पर आकर। अलेक्जेंडर मेसिडोनिया का रूलर था,
जो मॉडर्न डे ग्रीस या उसके आसपास के क्षेत्रों को बोला जाता था, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और ऐसा करने के लिए वो अपना वेंचर स्टार्ट किया था पूरब दिशा की तरफ। रास्ते में उसे जो कोई भी स्टेट्स या राज्य मिलते गए, जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, सबको जीतते गया और पहुंच गया भारत के बॉर्डर पे, पंजाब एरिया में। और सबसे पहले उसकी कॉन्फ्रंट्रेशन होती है वहां के लोकल राजा पोरस से। पोरस ने अलेक्जेंडर के लाइफ का टफेस्ट रेजिस्टेंस दिया। हालांकि पोरस वाज डिफीटेड, लेकिन अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय ब्रेवरी ऑफ पोरस और अलेक्जेंडर ने पोरस को उनका राज्य वापस लौटा दिया और उनसे दोस्ती कर लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर चाहता था कि उसकी सेना भारत के अंदर की तरफ प्रवेश करे और युद्ध करे, क्योंकि उसे तो पूरी दुनिया जीतनी थी। लेकिन अलेक्जेंडर की सेना ने वहां पे हाथ खड़े कर दिए और सरेंडर कर दिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे और आगे की तरफ भारत में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर के सेना को तब तक ये खबर मिल चुकी थी कि पोरस ने हमें जो नुकसान पहुंचाया वो तो पहुंचाया है, उससे बहुत बड़ा यानी 5 गुना बड़ा सेना हमारे सामने मिलेगा धनानंद का, अगर हम अंदर घुसते हैं तो। हालांकि कुछ लोग और इवन हिस्टोरियंस भी ये रीजन देते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते लड़ते थक चुकी थी और उनमें होम सिकनेस की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, यानी घर की उन्हें याद आ रही थी। एंड दैट इज वाई सिकंदर की आर्मी ने क्यों रिफ्यूज कर दिया कि फर्दर भारत के अंदर नहीं घुसना और लड़ाइयां नहीं करनी है। लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि धनानंद की आर्मी जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक थे, 60,000 घुड़सवार थे, 6,000 वॉर एलिफेंट थे और ये टोटल मिलाकर सिकंदर के सेना से 5 गुना बड़ी सेना थी। तो इतना बड़ा 5 गुना सेना अगर सामने खड़ा हो तो क्या ये एक मेजर डेटरेंट की तरह काम नहीं किया होगा। एंड पर्सनली आई डोंट थिंक कि ये सब बंजर जमीन जीत कर भी जब कुछ खास हाथ में ना आया हो, तो पंजाब एरिया और भारत का बॉर्डर जो विश्व में सबसे ज्यादा फर्टाइल है, वहां पर आकर भी कोई ऐसे वापस कैसे जा सकता है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई भूखा व्यक्ति जब किसी स्वादिष्ट व्यंजन के पास पहुंचता हो और बोलता हो कि नहीं खाऊंगा क्योंकि घर की याद आ रही है और घर जा रहा हूं। वास्तविकता तो ये थी कि पोरस ने काफी टफ फाइट दिया था सिकंदर के सेना को। इससे उसकी सेना का काफी मनोबल ऑलरेडी डाउन हो चुका था और जब धनानंद की माइटी सेना के बारे में सिकंदर की सेना को पता चला, तो बच्चा खुचा उनका मनोबल भी टूटकर समाप्त हो गया था। धनानंद की लाइफ से रिलेटेड एक और बात जानने योग्य है और वो ये कि सत्ता और बड़े साम्राज्य के नशे में धुत धनानंद काफी टायरेंट यानी क्रूर हो चुका था और वो जनता से गलत व्यवहार करने लगा था। इसी क्रम में उसने आचार्य चाणक्य का भी भरे दरबार में अपमान किया था और उस घटना से आहत चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देते हैं, ट्रेन करते हैं और अंततः वही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के साथ उसके पूरे नंद वंश को समाप्त कर देते हैं और स्थापना करते हैं अपने फेमस मौर्य वंश की। और इस प्रकार से नंदा डायनेस्टी के रूलर धनानंद के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समाप्त होता है। चलो अब देखते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त का अपमान किया था भरे सभा में धनानंद ने, जो अल्टीमेटली धनानंद के अंत का वजह भी बना था। और इसके बारे में थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया भी था कि अपमानित होकर चाणक्य वहां से निकल जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं और यही चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब एरिया से लड़ते और जीतते हुए आते हैं और अल्टीमेटली धनानंद को समाप्त कर डालते हैं। इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना डायनेस्टी स्टार्ट किया और प्रशासन करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री या मुख्य सलाहकार का पद दिया चाणक्य को। चाणक्य ने इस पद को स्वीकार भी किया, लेकिन उन्होंने महलों में रहना एक्सेप्ट नहीं किया। ही लिव्ड अ वेरी हम्बल एंड सिंपल लाइफ ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। और चंद्रगुप्त मौर्य को किसी भी मैटर पे सलाह चाहिए होती थी तो वो स्वयं जाते थे चाणक्य की कुटिया में उसी नदी के किनारे और अपना स्टेट अफेयर्स और स्टेट का मैटर डिस्कस करते थे। चाणक्य ने एक फेमस किताब भी लिखा था अर्थशास्त्र के नाम से, और इस अर्थशास्त्र नाम की वजह से बहुत से यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स पेपर में गलत भी करके आते हैं, क्योंकि पूछा जाता है पेपर में कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया किताब अर्थशास्त्र किस चीज से रिलेटेड रहा है। उसमें एक ऑप्शन होता है इकोनॉमिक्स और लोग वही करके आते हैं, जो कि एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो बुक लिखा था चाणक्य ने वो मुख्यतः स्टेट अफेयर्स, पॉलिटी और प्रशासन व्यवस्था को लेकर था, ना कि इकोनॉमिक्स को लेकर वो किताब था।